कंधे का निकल जाना यानी कि शोल्डर डिसलोकेशन क्या होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसको कैसे असेस करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शोल्डर डिसलोकेशन के हवाले से। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सुफियान चौधरी है, मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं आपको गाइड करूँगा कि कंधे का निकल जाना यानी कि शोल्डर डिसलोकेशन क्या होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसको कैसे असेस करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शोल्डर डिसलोकेशन क्या होता है। किसी भी इंजरी की वजह से, किसी भी चोट की वजह से अगर कंधे का जोड़ निकल जाए अपनी जगह से तो इसको शोल्डर डिसलोकेशन कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। एक्सीडेंट्स की वजह से सबसे ज़्यादा आम तौर पर निकलता है कि ट्रॉमा में, एक्सीडेंट में किसी भी पेशेंट की इंजरी हुई तो कोई ऐसा ज़ोर पड़ गया शोल्डर जॉइंट के ऊपर कि जिसकी वजह से ये जोड़ अपनी जगह से निकल गया। तो एक इम्पॉर्टेंट वजह ये है। दूसरी इम्पॉर्टेंट वजह इसकी स्पोर्ट्स इंजरीज़ होती हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज़ आमतौर पर जो खेलों में जो लोग हिस्सा लेते हैं उनमें किसी चोट की वजह से आमतौर पर शोल्डर जॉइंट मुतासर हो जाए तो वो भी शोल्डर डिसलोकेशन करवा देता है। शोल्डर डिसलोकेशन की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। आगे की तरफ निकले तो एक किस्म ये होती है, पीछे की तरफ निकले तो दूसरी किस्म ये होती है, नीचे की तरफ अगर निकल जाए तो एक तीसरी किस्म ये होती है। बहरहाल ये मुख्तलिफ़ अक़साम ऑर्थोपेडिक सर्जन बेहतर जानते हैं और बेहतर गाइड कर सकते हैं अपने मरीज़ को। एक्चुअली इन किस्मों में इसको तकसीम करने की वजह यह है कि इनका इलाज मुख्तलिफ होता है। शोल्डर डिसलोकेशन जब भी हो, किसी भी मरीज़ को हो, तो सबसे पहला काम तो एज़ सून एज़ पॉसिबल ये किया जाता है। हमारी ये कोशिश होती है, ये एफ़र्ट होती है कि उसके शोल्डर जॉइंट को दोबारा उसकी जगह पे ले आया जाए। कोशिश करते हैं, बाज़ लोग बग़ैर बेहोशी के अटैम्प्ट कर लेते हैं, बाज़ लोगों का आ भी जाता है। अगर ना आ रहा हो तो मैं कोशिश करता हूँ अपने मरीज़ को बेहोश करके फिर उसके बाद उसके शोल्डर को अपनी जगह पे ले आया जाए। और वंस शोल्डर जॉइंट दोबारा अपनी जगह पे आ जाए तो उसको फिर वो कपड़े का जो बैग होता है, पॉलीस्लिंग जिसको कहते हैं, उसमें बाजू को कुछ अरसे के लिए इमोबिलाइज़ कर दिया जाता है, हिलने से उसको रोक दिया जाता है। वो इसलिए रोका जाता है ताकि जब भी शोल्डर जॉइंट निकलता है तो उसके पट्टे, उसके छोटे छोटे जो रेशे होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो उनको टाइम देना ताकि वो हील हो जाएं, ताकि वो ठीक हो जाएं। आमतौर पर ये होता है कि शोल्डर डिसलोकेशन जब भी हो तो जितनी जल्दी हो सके उसको दोबारा अपनी जगह पे लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इस अमल को रिडक्शन कहते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके तो डिसलोकेटेड शोल्डर को रिड्यूस कर देना चाहिए। दूसरे नंबर पे रिड्यूस करने के बाद जैसे मैंने बताया कि उसको इमोबिलाइज़ कर देना चाहिए। और तीसरे नंबर पे कुछ अरसे के बाद, जैसे ही जो अक्यूट इस वक्त इंजरी की जो फ़ेज़ है जब वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद शोल्डर का MRI करना चाहिए ताकि हमें ये अंदाज़ा हो सके कि शोल्डर जॉइंट के कौन कौन से पट्टे कितने कितने डैमेज हुए हैं और उनमें हमें आगे फर्दर क्या करना है। आमतौर पर जब भी शोल्डर जॉइंट निकलता है तो वो दो में से एक मसला ज़रूर करता है। या तो कोई हड्डी का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो डैमेज हो जाता है उस निकलने के दौरान, और या फिर अगर हड्डी नहीं भी डैमेज होती तो पट्ठों के कुछ पट्टे और अंदर जो शोल्डर जॉइंट के अंदर एक कार्टिलेज की, एक चपनी हड्डी की एक डिस्क होती है, कभी कभार वो भी डैमेज हो जाती है। तो इन दोनों डैमेजेस की वजह से आम तौर पर यह होता है कि जब शोल्डर जॉइंट चढ़ा भी दिया जाए तो शोल्डर फिर उस जगह से जो हिस्सा डैमेज हुआ है उस जगह से वो मुस्तकिल तौर पर वीक हो जाता है। मुस्तकिल तौर पर वीकनेस का नुकसान ये होता है कि बाद में कभी जब एक मरतबा ये वाली इंजरी ठीक भी हो गई, अच्छी तरह से हील हो गई, उसके बाद भी वो जगह जो डैमेज रह गई है उस डैमेज जगह में से फिर दोबारा भी शोल्डर जॉइंट निकल जाता है। इसको रिकरेंट डिसलोकेशन कहते हैं। और रिकरेंट डिसलोकेशन आमतौर पर तभी होती है जब पहली डिसलोकेशन के बाद मरीज़ एहतियात ना करे। आमतौर पर कोशिश ये की जाती है, मैं अपने मरीज़ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब एक मरतबा अगर शोल्डर निकल जाए तो उसके बाद उसकी मुकम्मल एहतियात करें। तो 3 से 4 हफ़्ते कम अज़ कम हम कोशिश करते हैं कि उसका बाजू पॉलीस्लिंग में रहे ताकि मुकम्मल हीलिंग हो जाए। और उसके बाद भी जब उसकी वो पॉलीस्लिंग खोलनी है तो उससे पहले MRI करवा लिया जाता है ताकि एग्जैक्टली पता चल सके कि क्या पार्ट डैमेज है और मेरे मरीज़ को मज़ीद कितनी एहतियात करनी है, या सिर्फ़ एहतियात से मसला हल हो सकता है, या हमें कुछ उसमें जो भी इंजरी आई है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो एक बार शोल्डर डिसलोकेट हुआ है ये बार बार ना डिसलोकेट हो। और बार बार शोल्डर डिसलोकेट होना इससे भी ज़्यादा बुरी बात है, क्योंकि एक बार तो जो डिसलोकेट हुआ है वो तो आर्जी तौर पर फॉर द टाइम बीइंग हुआ, वो ठीक हो गया। अब जब बार बार डिसलोकेट होना शुरू हो जाता है तो वो जो इंजरी थोड़ी थी वो हर बार जब डिसलोकेट होता है तो वो और ज़्यादा बढ़ जाती है।
इसको दूसरे अल्फाज में आप यूँ समझें कि इतनी जगह से अगर वो पहले डिसलोकेट हुआ था, इतना सा ट्रॉमा हुआ था, तो अब अगली बार जब भी वो यहाँ से डिसलोकेट होगा तो वो उस ट्रॉमा को बढ़ाता जाएगा, अगली बार और बड़ा हो जाएगा डिफेक्ट, उससे अगली बार और बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद फिर शोल्डर का बार बार डिसलोकेट होना रूटीन बन जाता है। और जितनी बार ज़्यादा डिसलोकेट होता है उतनी बार फिर उसको ठीक करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जाता है। लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि पहली बार डिसलोकेशन जब हो तो जितनी जल्दी हो सके एक तो उसको रिड्यूस कर दिया जाए, दूसरा उसको प्रॉपर इमोबिलाइज़ किया जाए ताकि वो हीलिंग हो सके, और तीसरे नंबर पे जैसे मैंने कि बताया कि एमआरआई करके सबसे पहले डिफ़ेक्ट का अंदाज़ा और असेसमेंट कर ली जाए कि कितना डिफ़ेक्ट है और क्या ये ख़ुद हील हो जाएगा, ख़ुद बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, या फिर इसको हम ऑपरेशन की मदद से, मुख्तलिफ ऑपरेशन इसके मौजूद हैं जिनके ज़रिए से उस डिफ़ेक्ट को ठीक किया जा सकता है, जिनके ज़रिए से उस डिफ़ेक्ट को ख़त्म किया जा सकता है, या उस डिफ़ेक्ट को बेहतर करने के लिए कोई और चीज़ वहाँ पे ऑगमेंट कर दी जाती है ताकि दोबारा उसी जगह से ये जोड़ ना निकले। शोल्डर जॉइंट एक्चुअली एक काफ़ी हद तक अनस्टेबल जॉइंट है, इसका डिसलोकेट होना बहुत कॉमन है। किसी भी इंजरी में, किसी भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, किसी भी स्पोर्ट्स इंजरी में यह आमतौर पर सबसे ज़्यादा आसानी से डिसलोकेट होने वाला जॉइंट है, इसलिए क्योंकि इस जॉइंट की रेंज ऑफ मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस जॉइंट की जो बोनी फैक्टर्स हैं इसमें वो बहुत कम है जो इसको डिसलोकेट होने से बचाते हैं। ज़्यादातर ये जॉइंट अपनी स्टेबिलिटी के लिए पट्ठों के सहारे पे जुड़ा होता है, और इसी वजह से जब भी कोई इंजरी होती है तो सबसे कमज़ोर जॉइंट शोल्डर समझा जाता है जिसके डिसलोकेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए किसी भी इंजरी में पहली बात तो कोशिश ये होनी चाहिए कि एज़ मच एज़ पॉसिबल शोल्डर की इंजरी ना हो किसी भी तरह। अगर हो गई, अगर किसी तरह से शोल्डर डिसलोकेट हो गया तो उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास पहुंचकर और उसको मुनासिब तरीके से उसको दोबारा अपनी जगह पे रिड्यूस कर दिया जाए। तीसरे नंबर पे उसको प्रॉपर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इमोबिलाइज रखा जाए ताकि प्रॉपर हीलिंग हो सके, और चौथे नंबर पे फिर एमआरआई करवा के उसका डिफ़ेक्ट देखा जाए, उस डिफ़ेक्ट के मुताबिक डिसीजन लिया जाए कि इसको ऐसे ही हील होने दिया जाए या फिर इसको प्रॉपर कोई ना कोई ऑपरेशन सर्जरी करके उस डिफ़ेक्ट को ख़त्म किया जाए ताकि बार बार की डिसलोकेशन से बचा जा सके। जब जब शोल्डर डिसलोकेट होता है तो शोल्डर जहाँ डिसलोकेट होता है वहाँ पे और भी कुछ प्रॉब्लम साथ आ सकती हैं। बाज़ औक़ात आसाब, खून की नालियाँ, पट्ठे यहाँ से गुजर रहे होते हैं, उनके ऊपर गैर ज़रूरी दबाव आ सकता है। तो इसलिए जब भी शोल्डर डिसलोकेट हो तो एज़ सून एज़ पॉसिबल हॉस्पिटल जाएं और जितनी जल्दी हो सके ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलकर और उनसे इसको रिड्यूस करवाएं।